राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताने जा रही हूँ। राज्य संबंधी संपूर्ण दर्शन का अध्ययन करने की दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित विविध सिद्धांतों में सामाजिक समझौते का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर एक मानवीय संस्था है और जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानवीय इतिहास को दो कालों में विभाजित करते हैं। पहला प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, इसका हम वर्णन करें तो हॉब्स ने इस समझौते की व्याख्या निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने के लिए की। जॉन लॉक ने इसी आधार पर वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। और समझौता एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है और दूसरी ओर कांट आदि विद्वानों के अनुसार समझौता एक आदर्श सत्य का प्रतिपादन करता है। समझौता सिद्धांत का इतिहास हम देखें तो पूर्व तथा पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में इसको व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति से तंग आकर मनुष्य ने परस्पर एक समझौता किया। ब्रह्मा के परामर्श से मनु को अपना राजा और शासक स्वीकार किया। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस बात को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने उसकी सुरक्षा का वचन दिया। जैन और बौद्ध साहित्य में भी राज्य संस्था का आधार समझौते को ही माना गया। पश्चिम में इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम यूनान के सोफिस्ट विचारकों के द्वारा किया गया। इन विचारकों का कथन था कि मनुष्य स्वभाव की मूल प्रवृत्तियां भय और स्वार्थ हैं। एपिक्यूरियन विचारधारा वाले वर्ग ने इसका संगठन किया। रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि जनता ही राजसत्ता के अंतिम स्रोत है। आधुनिक अनुबंधवाद की यदि हम बात करें तो 16वीं 17वीं सदी में समझौता सिद्धांत बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया था। ऐसी स्थिति में लेगवेट, जॉर्ज बुशनान, अल्थुसियस, सुआरेज इत्यादि लेखकों ने इसका प्रचार किया। रिचर्ड हुकर प्रथम अंग्रेज लेखक थे जिन्होंने वैधानिक रूप में समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या की। अब सर्वप्रथम हम थॉमस हॉब्स की बात करते हैं जो 1588 से 1679 के बीच थे। हॉब्स इंग्लैंड का महान दार्शनिक था और उसकी विचारधारा पर दो बातों का स्पष्ट रूप से प्रभाव था। पहला, उसके मन में व्याप्त भय की भावना और द्वितीय, राजवंश के व्यक्तियों से उसका संपर्क। हॉब्स ने 1651 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। हॉब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की। पहला, मानव स्वभाव। हॉब्स के समय में इंग्लैंड में गृहयुद्ध हो रहा था और उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राणी है जो सदा ही शक्ति से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। हॉब्स ने मानवीय प्रकृति या स्वभाव की कुछ ऐसी विशेषताएं बतलाई जिनमें निजी स्वार्थ, असीमित और अनंत इच्छाएं, सुरक्षा की भावना, भय, युद्ध तथा संघर्ष और अहम की प्रवृत्ति। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था। स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी व्यक्तियों के जीवन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगलने की चेष्टा करने लगे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य की धारणा पर आधारित थी। समझौते के कारणों में देखें तो जीवन और संपत्ति की इस अरक्षा ने, मृत्यु और संहार के इस भय ने व्यक्तियों को ये विचारने के लिए प्रेरित कर दिया कि इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत किया जाना चाहिए। इस प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के उद्देश्य से व्यक्ति एक राजनीतिक समाज के निर्माण की ओर प्रेरित हुए। और समझौते का स्वरूप यदि हम अंत में देखें तो नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सभी व्यक्तियों ने एक समझौता किया। हॉब्स के मतानुसार
यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने सब अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। नवीन राज्य का स्वरूप यदि हम देखें तो होब्स अपने समझौते के आधार पर एक ऐसे निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है। इस प्रकार होब्स समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है और इसी कारण होब्स के सिद्धांत की आलोचना भी हुई। जो कटु आलोचक थे उन्होंने कई तर्क दिए, जिनमें पहला था कि मानव स्वभाव का विश्लेषण एकांकी। होब्स ने जो मानव स्वभाव का चरित्र बताया वो केवल व्यक्ति के स्वभाव का एक पक्ष है। व्यक्ति यदि स्वार्थी है तो वो सामाजिक प्राणी भी है, उसमें दया, सहानुभूति, प्रेम के तत्व भी पाए जाते हैं। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक। होब्स के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया गया वह न तो ऐतिहासिक है और न ही वास्तविक है। तीसरा, अतार्किक। यदि मान लिया जाए कि प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति असामाजिक, स्वार्थी, झगड़ालू था तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इस प्रकार के सामाजिक व्यक्तियों में समझौते व सामाजिक भावना का उदय कैसे हुआ। चौथा, भय के आधार पर राज्य की स्थापना संभव नहीं। होब्स के द्वारा भय और स्वार्थ जैसी है भावनाओं के आधार पर राज्य की स्थापना जो बताई है वो नितांत अनुचित और असंभव है। पांचवा, स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना। होब्स के द्वारा जिस स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना की गई वह अत्यंत ही भयंकर है। उसने शासन की शक्ति पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया और ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं रहे। छठा, राज्य और सरकार में अंतर नहीं। होब्स के सिद्धांत की एक विशेष त्रुटि यह है कि उसने केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन सरकार के विरुद्ध भी प्रजा का विद्रोह अमान्य ठहराया है। विलोबी के अनुसार राज्य और सरकार में अंतर नहीं मानना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। इन सब आलोचनाओं के बाद भी यदि हम इसका महत्व देखें तो सर्वप्रथम तो उसने राजनीति के विचार क्षेत्र में एक तर्क और बुद्धि का समावेश किया। दूसरा, उसने विधि और संप्रभुता की आधारशिला रखने का कार्य किया। होब्स के दर्शन के महत्व के संबंध में वेपर ने ठीक ही लिखा है कि आने वाली संतति का प्रायः उससे मतभेद रहा है, किंतु ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उसमें उन्हें एक ऐसी खान मिलती है जिसका खोदना श्रेयस्कर है, क्योंकि उसमें से एक मूल्यवान धातु निकलती है। धन्यवाद।